तो कृपाशंकर चौबे जी हमारे साथ हैं और यह मृणाल सेन की जन्म शताब्दी चल रही है। मैं चाहूँगा कि आप उनके संपर्क में रहें, उनसे बातचीत भी की है आपने। किस प्रकार की आपकी यादें हैं मृणाल सेन को लेकर? मृणाल सेन एक पूरी तरह से प्रतिबद्ध कलाकार थे। ये जो त्रयी है सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन, इस त्रयी में इन्हीं को ज़्यादा समय तक जीवन मिला जीने को। उस अनुपात में फिल्में उन्होंने कम बनाई, क्योंकि जो उनकी आखिरी फिल्म थी अमर भुवन, जो उनकी फिल्म थी, उसके काफ़ी समय बाद वो बनी। और लेकिन उन्होंने जिस तरह से जैसे कलकत्ता ट्रिलॉजी बनाई, कलकत्ता 71 और पदार्थ करो, तो उस समय के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को दिखाया। उनकी प्रतिबद्धता मार्क्सवाद के साथ थी, यह कभी उन्होंने नहीं छिपाया अपनी सभी फिल्मों में। यहाँ तक कि जब महादेवी वर्मा की कहानी पर आधारित नील आकाश से नीचे उन्होंने बनाई थी, या उसके बाद है, तो वैचारिकी दिखती थी। और मुझे लगता है कि वो जो और सभी भाषाओं में फिल्म बनाई, वो खंडहर जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, एक दिन अचानक जैसी फिल्म बनाई। वो फिल्में, उनकी जो समूची फिल्म यात्रा है, उसमें एक तो राजनीतिक विचारधारा इस तरह से है कि जो कहीं प्रत्यक्ष नहीं दिखती, लेकिन एक वैचारिकी है, और एक वैचारिकी का संदेश भी वो देती है। जैसे जेनेसिस या खंडहर में जिस तरह से उस एक संदेश वो देते हैं, और स्त्री के बारे में देते हैं कि भाई नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जब संग्राम करते हैं कि शबाना आज़मी के पेट में किसका बच्चा है, दोनों के साथ उनके संबंध रहते हैं, तो वो कहती है मेरा बच्चा है। तो कितना बड़ा सवाल हो एक स्त्री के पक्ष में, और कितना मजबूत सवाल वो उस समय खड़ा करते हैं। उसी तरह से वो जो 70 का दशक है कलकत्ता, और जो किस तरह से नक्सलवाद फैल रहा था, उसको कितनी यथार्थ पूर्ण ढंग से उन्होंने पर्दे पर दिखाया ट्रिलॉजी में, कलकत्ता ट्रिलॉजी में। तो वह एक, और मुझे लगता है कि सिनेमा को उन्होंने लिखा भी बहुत, और जिस तरह से वो सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक की जितनी चर्चा हुई, उसकी तुलना में ठीक है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मृणाल दा की फिल्म पुरस्कृत हुई। लेकिन जिस तरह से दृष्टि संपन्न फिल्में उन्होंने दी, और वैचारिकी से परिपूर्ण दी, और ये जो तीनों लोगों में ये जो त्रयी थे, राय और घटक और सेन, इसमें एक जरूर ध्यान देने योग्य बात है कि इन तीनों की वैचारिकी में जो भिन्नता थी प्रगतिशीलता के बावजूद, वो भी हम देख सकते हैं। प्रेमचंद की एक कहानी पर, शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत रे फिल्म बनाते हैं, और उसी दौरान मृणाल सेन फिल्म बनाते हैं कफन पर। तो वह एक वैभव वाली फिल्म है, वो शतरंज खेलते हैं, और ये दरिद्रों की कहानी। तो यह भी एक अंतर, एक वैचारिक चुनाव। और उसमें ये है कि अब जैसे कफन में जब, अच्छा वो तेलुगु में फिल्म है, तेलुगु को नहीं आती, हिंदी को नहीं आती थी, लेकिन हिंदी में भी उन्होंने फिल्म बनाई। तो एक तो यह है कि, और कफन की शूटिंग हुई थी तेलंगाना में, उसका एक किस्सा मृणाल दा सुनाते थे कि उसमें यह है कि जब कफन के लिए जो पैसा मिलता है, सब शराब पी लेते हैं, खाते पीते हैं, फिर कहते हैं कि अगर गांव वाले फिल देंगे, क्योंकि गांव वाले अगर डाल हैं तो हम पात वो लास्ट थोड़े पुराने देंगे। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई तेलुगु में फिल्म बन रही है, वो कावड़ी कथा फिल्म का नाम था, तो उन्होंने जाकर पूछा कि तू डाल में पात का तेलुगु में क्या होगा अनुवाद। तो तेलुगु में उन्होंने जो हुआ उसका हिंदी में उसका भावार्थ होगा, तू मेघ मेघ में तारा तारा। तो मृणाल सेन जब जैसे माटी मनीष उन्होंने बनाई उड़िया में, तो जिस भाषा में बनाते थे उसके डायलेक्ट को, उसकी लोक भाषा को वे ले आते थे अपनी फिल्म में। ये एक बड़ा अवदान है। और हिंदी में जो समांतर सिनेमा है
उसकी शुरुआत ही मृणाल हाँ, सेन हाँ, से की। भुवन सोम की हाँ। चर्चा तो हर कोई करता है, तो भुवन सेन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? भुवन सोम से एक तो ये है कि भुवन सोम में उत्पल दत्त का जो अभिनय है, हाँ, और भुवन सोम बांग्ला की एक मशहूर कथाकृति पर आधारित है। वह आप अगर पढ़ें कथाकृति और स्क्रिप्ट देखें तो लगेगा कि बहुत सावधानी से उसे स्क्रिप्ट का रूप दे दिया गया और फिर पर्दे को वही दिखाया गया। तो एक तो यह है कि जो मैसेज है फिल्म का भुवन सोम से वो आता है। उस समय इतना भ्रष्टाचार का मामला था और तो उसे जो एक बड़ी समस्या थी उस कालखंड की, उसे दिखाती है फिल्म जी। और पूरी यथार्थ अभिव्यक्ति करती है पूरी परिस्थिति का। अच्छा, बंगाली फिल्मकारों की इतनी रुचि क्यों रही साहित्यिक रुचि में? हिंदी में या दूसरी भाषाओं में इतना प्रेम नहीं दिखता? वहाँ तो एक और अभी चल रहा है कि वहाँ के जितने कवि हैं वो काव्य आवृत्ति को, जितने बड़े फिल्मकार हैं जैसे सौमित्र चटर्जी की भाई जिन्हें दादा साहब फिल्म हल्के अवार्ड मिल चुका है, वे काव्य आवृत्ति करते हैं। तो कविता को कैसे किताब के पन्ने से निकाल कर जबान तक लाया जाए, यह देखना, और एक कला की ऊंचाई दी उन्होंने। एक उनकी परिचिति काव्य आवृत्तिकार के रूप में है। और बंगाल में तो बचपन से ही साहित्य का संस्कार है, वो संगीत का संस्कार है, रविंद्र संगीत, नजरूल संगीत, तो साहित्य का तो एक अलग संस्कार है, वह एक दूसरा ही समाज है। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा रहा, बहुत संक्षेप में और बहुत बगैर किसी तैयारी के आपने ये बातचीत की और कुछ सारगर्भित बातें हमारे निकल के आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।